हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज स्वप्निल सूर्यवंशी और आज हमारा डे 12 है बिगिनर टू प्रो इन्वेस्टर सीरीज का। इसके पहले के वीडियो में हमने एसेट्स के टाइप्स देखे थे, तो अभी आज के वीडियो में हम देखेंगे कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का डिफरेंट क्या होता है। फिर उसके बाद एसेट्स, इक्विटी और लायबिलिटी को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए, तो करंट एसेट्स मतलब क्या होता है? तो करंट एसेट्स यानी कि जो ऐसी कोई भी चीज़ है जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकती है, और उसके अपोजिट में ही करंट लायबिलिटीज यानी कि जिसको एक साल के अंदर पे करना होता है। और इसके एग्जांपल दूँ तो करंट एसेट के तो कैश होता है, एफडी रहते हैं, म्यूचुअल फंड रहते हैं, जिसे हम एक साल में सेल करके पैसा ले सकते हैं। और उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं, यानी कि कहीं से पैसा आना रहेगा तो वो भी एक साल के अंदर आ ही जाता है। और इसमें इन्वेंट्री भी आपकी करंट एसेट्स में आते हैं, क्योंकि और उसमें क्या क्या आता है? तो पहले तो रॉ मटेरियल आता है, वर्क इन प्रोग्रेस जो मतलब काम चालू है, कोई एक फॉर एग्जांपल कपड़े की कंपनी है तो कपड़े का अगर कोई प्रोसेसिंग चालू है तो वो उसमें आता है। फिर फिनिश गुड्स आता है जो कि आप अपने गोडाउन में से स्टोर करके रखते हैं। और फिर इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस आता है, यानी कि आपने ऑलरेडी पैसे पे कर दिए रहेंगे, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस के लिए, या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स को एडवांस में कुछ पैसा दिया रहेगा तो भी इसमें करंट एसेट्स में वो आता है। और उसके बाद और आपने किसी को शॉर्ट टर्म लोन्स या कुछ एडवांसेस दिए रहेंगे तो। और इसके अपोजिट में करंट लायबिलिटीज का तो मैंने बताया, तो उसके एग्जांपल देता हूँ। तो अकाउंट्स पेएबल यानी कि एक साल के अंदर आपको किसी कंपनी को या किसी को पैसा पे करना रहेगा। और उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म लोन आता है उसमें। और फिर आता है एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, अगर आपने खुद किसी कस्टमर से एडवांस लिया रहेगा तो वो भी करंट लायबिलिटीज के अंदर आता है। और उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि फॉर एग्जांपल रेंट हो गया, टैक्स हो गया, या आपको इंटरेस्ट देना है एक साल के अंदर। और उसके और लास्ट में है कि टर्म लोन, जो मतलब टर्म लोन तो बहुत लंबे समय के लिए रहता है, लेकिन उसका एक साल में ऐसा इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते रहते हैं, तो इसके लिए टर्म लोन्स भी करंट लायबिलिटीज के अंदर आता है। और फिर इसमें देखेंगे तो आपको करंट रेशियो निकालने के लिए करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो आपको अगर किसी भी कंपनी के देखने रहेंगे तो करंट एसेट्स ज्यादा रहने चाहिए और लायबिलिटीज उस कंपनी की कम, यानी कि उनके ऊपर लोन या फिर उन्हें जो पैसा रिटर्न देने हैं लोगों को वो कम होना चाहिए। तो अगर आपको इसको देखोगे तो फॉर एग्जांपल मैंने लिया है करंट एसेट्स 2, उसको डिवाइड बाय 1 किया है, तो यानी कि इसके एसेट्स ज्यादा है और लायबिलिटीज कम है, तो ये इजीली पे कर सकती है कंपनी, तो इसको एक तो प्रॉब्लम नहीं है। इसके अपोजिट में अगर उस कंपनी के लायबिलिटीज ज्यादा होगी और एसेट्स कम होंगे तो उन्हें लोन या फिर पैसे बैंक को पे करने में तकलीफ हो सकती है। तो कभी भी ये ध्यान रखिए कि किसी भी कंपनी के पास एसेट्स ज्यादा होने चाहिए, जिससे कि उनका कैश फ्लो बढ़ता रहता है। और इसका ये है एग्जांपल कि वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए भी यूज करते हैं। तो कैसे? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ये आप इससे वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हैं, जो कि मतलब वर्किंग कैपिटल यानी कि एक महीना तक काम करने के लिए उनके पास अगर कुछ कपड़ा या फिर वो उतना मटेरियल होना चाहिए, तो उसका एक साइकिल रहता है। तो पहला तो आता है रॉ मटेरियल वो जाता है फिर वर्क इन प्रोग्रेस में, फिर उसके बाद उसका फिनिशिंग होकर वो फिनिश गुड्स बनता है, फिर वो आगे जाता है सेलिंग के लिए, फिर उससे कैश जनरेट होता है, तो फिर वही कैश फिर से रॉ मटेरियल में डालते हैं। तो ये एक साइकिल होता है जहाँ वर्किंग कैपिटल का, जो कम से कम 1 महीना 2 महीना, ये डिपेंड करता है हर कंपनी और कौन सा प्रोडक्ट वो बना रही है उसके ऊपर। तो अभी इसके बाद हम देखेंगे कि एसेट्स, इक्विटी और लायबिलिटीज डिटेल में। सो एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी। तो एसेट्स क्या होता है? तो एसेट्स कोई भी ऐसी चीज जो कि कंपनी को मतलब उसका इनकम, कैश फ्लो फ्यूचर में जनरेट करा के दे। तो यानी कि कोई मशीन रहेगी जो शूज बनाती है या फिर टी शर्ट के प्रिंट करती है, तो वो एसेट होती है, जो कि इसकी वजह से कंपनी को आगे जाके पैसा आता है। और उसके अपोजिट में लायबिलिटीज ऐसी चीज रहती है जो कि मतलब कंपनी का पैसा जाता है उसमें, या फिर उनको पे करना रहता है दूसरे के। फॉर एग्जांपल लोन भी रहता है, जैसे लोन लिया रहेगा तो उसका इंटरेस्ट, तो ये लायबिलिटीज है। और इक्विटी मतलब इक्विटी फॉर एग्जांपल अगर आपके दोस्त के साथ कुछ बिजनेस प्लान वगैरह चालू किया और उसमें आपने 50-50 ऐसा पार्टनरशिप की है, मतलब आपने 50,000 दिया, उसने 50,000 दिया, तो
तो ऐसा करके 1 लाख का आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें तो आपको उसमें आपके वहाँ पे 50% पार्टनरशिप है, यानी कि आपकी उसमें वहाँ पे 50% ओनरशिप है उसमें। तो इसके बाद एसेट्स का फॉर्मूला है, वो कैसे निकलते हैं। तो एसेट्स इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में मतलब लोन वगैरह भी आता है, तो उसके लिए भी एग्जांपल में दिया है। और उसके बाद इसको एग्जांपल के साथ देखते हैं। मान लीजिए 1 करोड़ की एक प्रॉपर्टी है और आपको बाय करनी है, तो आपके पास 20 लाख रुपए थे कैश में, तो आपने 20 लाख रुपए पे किए और 80 लाख का बैंक से लोन लिया। तो इसमें आपकी 20% ओनरशिप हुई और 80% जो है वो बैंक के पास रहता है। तो वो आपकी लायबिलिटीज हो गई। तो ऐसे ही इसके बाद तो इसका कंपनी का अगर नेटवर्थ, नेट एसेट और इक्विटी, मतलब तीनों भी सेम ही होते हैं। अगर आपको किसी ने बोला कि इक्विटी का फॉर्मूला क्या है या फिर नेटवर्थ कैसे निकलते हैं या फिर नेट एसेट कैसे निकलते हैं, तो तीनों भी एक ही है नेटवर्थ का। तो उसका फॉर्मूला है इक्विटी इक्वल टू मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो अगर आप देखोगे तो नेट एसेट निकालने के लिए अभी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 100 लाख लेता हूँ मैं 1 CR को, तो 100 लाख माइनस 80 लाख इक्वल टू 20 लाख। तो ये 20% आपकी उसमें ओनरशिप होती है, यानी कि आपकी नेटवर्थ है 20 लाख। तो इसके बाद अभी दूसरा एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे अभी अब मान लीजिए आपके पास एक सेकंड प्रॉपर्टी है और आपने उसका पूरा पे किया हुआ है अमाउंट, यानी कि 2 करोड़ की एक प्रॉपर्टी है और आपने 100% उसकी आपके पास ओनरशिप है। तो वो आपको अगर टोटल नेटवर्थ कैलकुलेट करनी रहेगी तो कैसे करोगे। तो आपका जो 2 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी है और आपका प्लस 20 लाख जो आपने पे किया हुआ है, यानी कि 2 CR प्लस 20 लाख, तो आपकी टोटल नेटवर्थ आ जाती है 2.2 करोड़। और इसके बाद एक बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं, होटल का। तो मान लीजिए आप एक होटल स्टार्ट कर रहे हो और उसके होटल की स्टार्ट करने की जो कॉस्ट है वो 100 लाख है। तो 100 लाख अभी जो पहले ईयर है, मतलब आप भी आपने वो लिया है, तो उसके लिए आपने 20 लाख जो है पे किए और 80 लाख का लोन लिया हुआ है। तो फिर उसके बाद आपने ईयर 0 में मतलब आपने स्टार्ट किया था अभी, तो ईयर 1 में मान लीजिए आपको 10 लाख का उस होटल से प्रॉफिट होता है। तो आप क्या करते हैं, मैं सबसे बोलूंगा कि मैं सबसे पहले मेरा जो बैंक को है वो लोन कम करूंगा। तो 10 लाख का जो प्रॉफिट होता है तो आप उसे इसमें डालते हैं, लोन की अमाउंट जो रहती है 80 लाख, तो उसमें से वो माइनस 10 लाख कर देंगे तो 70 लाख आपका रिमेनिंग अमाउंट रहेगा। तो आपकी उसमें फिर 20% जो ओनरशिप थी वो आपकी 30% हो जाएगी। तो नेक्स्ट ईयर ऐसे ही आपको मान लीजिए सेकेंड ईयर में आपको 30 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो 30 लाख का प्रॉफिट हुआ तो आप उसमें से बोलेंगे कि मैं अभी ये मेरा जो अमाउंट है 70 लाख को मैं पे करूंगा। तो 30 लाख उसमें डालोगे तो वो हो जाएगा 40 लाख बचेंगे, यानी कि आपकी उसमें इक्विटी जो ओनरशिप है वो बढ़ जाएगी फिर से, यानी कि 60% आपकी उसमें ओनरशिप बन जाएगी। तो ऐसे करके आप अगर आपका ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 में प्रॉफिट होता है और वो अमाउंट आप इसमें डालते हैं जो लोन अमाउंट को बची रहती है, तो वो ऐसा करके आप 100% पूरा पे कर दोगे। तो आपकी मतलब होटल में 100% ओनरशिप रहती है और बैंक का उसमें कुछ ये नहीं रहता, तो वो पूरी तरह से ओन करते हैं। और उसके बाद में अगर आपको उससे होटल से अच्छा कैश फ्लो जनरेट होता है या फिर अच्छी इनकम आती है, तो वो जो प्लस रहेगा, मतलब आपने अभी लोन तो क्लियर कर दिया, फिर जो भी कुछ होगा तो आपको किसी को देना नहीं है, तो वो आपका प्रॉफिट में जाएगा, तो वो आपके एसेट्स में वो दिखते जाएगा। तो आपकी इसकी वजह से जो नेटवर्थ होती है वो बढ़ते जाती है। सो आज के वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। तो अगर आपको कुछ डाउट रहेंगे या फिर कोई भी सजेशन रहेगा तो वो कमेंट में मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं उसके ऊपर नेक्स्ट टॉपिक में उसे कवर करने का पूरी तरह से ट्राई करूँगा।